मैम आज मतलब जयपुर आने का था ना, तो सामान पैकिंग वगैरह सब कर रहे थे और फिर आज। ओके ओके ओके, तो हम इसको टॉपिक को लीव कर सकते हैं, थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और वी कैन स्टार्ट इन हियर। मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो जिन्होंने नहीं देखा है तो स्क्रीन आपके सामने विजुअलाइज हो रही होगी, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। तो स्क्रीन दिख रही है क्या? मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पढ़ा दिया है? यस मैम। ओके, तो जिस तरह से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात कर रहे थे क्लॉसियस और क्लैपेरॉन स्टेटमेंट की, सॉरी कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट की एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट की, हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं दो स्टेटमेंट की, कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट था हीट इंजन के ऊपर, कि अगर किसी हीट इंजन को वर्क करवा रहे हैं तो कंप्लीट जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनटू वर्क। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, और वो कहता है कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करना है, then there must be some external work. Without external work, there cannot be transfer of heat from lower body temperature to the higher body temperature. ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टेटमेंट की बात करते हैं और एक इक्वेशन की बात करते हैं। और इक्वेशन क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? एनीवन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैम ds बराबर dq अपॉन t। यस राइट। सो चेंज इन एंट्रोपी की वो बात करता है, आई कैन से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। सो चेंज इन एंट्रोपी की बात होती है ना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही कुछ स्टेटमेंट्स की बात करता है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जिसकी बात होती है। पहले मैं वर्ड बाय वर्ड रीड आउट करती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है? बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ये भी कह सकते हैं क्विस्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पहुँचने की चाहत भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्या हम ज़ीरो टेम्परेचर पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, इसके बारे में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेटमेंट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने कहे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो है नर्निस ने दिया 1906 में। एट एब्सोल्यूट नल पॉइंट ऑल रिएक्शंस प्रोसीड विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो ये बड़ा क्विस्ट है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो चेंज इन एंट्रोपी की बात करता है। सो चेंज इन एंट्रोपी यानी कि सिस्टम का कुछ इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा और इनिशियल टेम्परेचर के बाद जो भी टेम्परेचर रहा होगा उसके बीच में चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ। गेटिंग? सो हम जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ये चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू टेम्परेचर हुआ, सिस्टम की कोई इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा या फाइनल टेम्परेचर रहा होगा, या किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज इन एंट्रोपी की जब बात की जाती है तो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट क्या रहा होगा उसको देखते हुए चेंज इन एंट्रोपी की बात होती है। नलनेस क्या कह रहे हैं, एट एब्सोल्यूट नल पॉइंट, यानी कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं तो वहाँ पर सारी रिएक्शंस, ऑल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। यानी कि एब्सोल्यूट नल पॉइंट, अगर ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसे हम एब्सोल्युटली नल कहें, ज़ीरो कहें, तो वहाँ पर जो भी रिएक्शन प्रोसीड होती है वो बिना किसी चेंज इन एंट्रोपी के होती है। देयर शुड बी नो चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल्टा एस शुड बी ज़ीरो एट ज़ीरो टेम्परेचर। जो चेंज इन एंट्रोपी है ज़ीरो हो जाना चाहिए। प्रोसेस कोई सी भी प्रोसेस हो रही हो आइसोथर्मल, तो उसमें जो है ये चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद में नर्नेस के बाद में फाउलर एंड गंगहीन ने भी इसको थोड़ा और इलोबरेट किया, वापस से एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, इफ़ ए सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ना ये अलग से क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दिस इज अनदर क्वेश्चन। बट अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी रेफरेंस,
विदाउट एनी रेफरेंस कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ज़ीरो है. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर हो देन इट्स एंट्रोपी विल बी यूनिवर्सल कांस्टेंट. उसने कहा एंट्रोपी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी सिस्टम की, यानी कि एस मस्ट बी कांस्टेंट. एस कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ, वापस से चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगा. अगर एस कांस्टेंट है, अगर एस को ही हमने कांस्टेंट कर दिया एंट्रोपी को, तो चेंज इन एंट्रोपी तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा अगर एस कांस्टेंट है. बट उसके साथ में एडिशनल इसने क्या कहा, फॉर कन्वीनियंस इट मे बी टेकन एज जीरो. मतलब अगर एस कांस्टेंट ही है तो लेट्स टेक इट जीरो, हम इसको जीरो ही मान लेते हैं. एस को उसने कहा कि कांस्टेंट है तो लो इसको जीरो ही कर देते हैं हम. सो गेट अर्नेस्ट ने कहा चेंज इन एंट्रोपी जीरो है. फाउलर एंड गंगहिम ने कहा कि एस कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने के कारण हम उसको जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स सी प्लैंक क्या कहते हैं, मैक्स प्लैंक क्या कहते हैं. मैक्स प्लैंक, द एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. प्लैंक ने एडिशन किया कि किस सिस्टम के लिए बात की जा रही है एंट्रोपी की. प्लैंक ने कहा कि सॉलिड के लिए भी एंट्रोपी जीरो है और लिक्विड के लिए भी एंट्रोपी जीरो है. गैस के लिए नहीं बात बोली है, सॉलिड एंड लिक्विड इनके लिए एंट्रोपी जीरो है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. यस मैम, ये वही प्लैंक है ना जिन्होंने क्वांटम बिल्कुल. यस, ये मैक्स प्लैंक है. मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेस में कंट्रीब्यूशन होते हैं. मैक्स प्लैंक ने थर्मोडायनेमिक्स में भी अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं और फोटोनिक्स में जो आप जानते हैं फोटोन की बात की है वही है. इसी तरह से जब आप आइंस्टीन की बात करते हैं तो मोस्टली लोग आप आइंस्टीन को E=mc² के लिए जानते हैं. बट यू मस्ट बी नो दैट उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने वो स्टैटिस्टिक्स पे दी थी ना. यस, स्टैटिस्टिक्स पे भी काम किए हैं. ब्राउनियन मोशंस जो है, तो आइंस्टीन के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है. तो मैम उनको एवरी फील्ड में नॉलेज था. बिल्कुल, सभी ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ऐसा नहीं है किसी एक ब्रांच के लिए, और इवन ब्रांचेस को लेकर स्टडी नहीं की जाती है, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे हैं. आप यू मस्ट बी सरप्राइजिंग, जैसे सुपर कंडक्टिविटी है तो सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ डिफरेंट फिनोमिना. तो सुपर कंडक्टिविटी का जो पहला एक्सप्लेनेशन आया था, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आया था वो थर्मोडायनेमिक्स को लेकर आया था, जिसमें हम गिब्स एनर्जी की बात करते हैं. तो वेयर थर्मोडायनेमिक्स एंड सुपर कंडक्टिविटी नो रिलेशन, बट जो सुपर कंडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टाइम दिया गया वो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं. इवन आपने लास्ट क्लास में देखा था या इसी यूनिट में आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर. सो प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर को एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी गिब्स एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया गया था. ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हैं. नाउ लुईस एंड रिंडाल, अच्छा मैक्स प्लैंक ने कुछ स्टेटमेंट कहा है, उसमें लिक्विड को एडिशन में कर दिया है. लेट्स सी कि लिक्विड होता है कि नहीं होता. लिक्विड के लिए बात थोड़ी ठीक नहीं लगी लोगों को, तो उन्होंने फिर से करेक्ट किया. एवरी सिस्टम हैज़ फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंट्रोपी. किसी भी सिस्टम की एक फाइनाइट और पॉजिटिव एंट्रोपी. एंट्रोपी इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, रेंडमनेस पॉजिटिव है. बट एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी मे बिकम ज़ीरो. जैसे जैसे हम टेम्परेचर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ये एंट्रोपी भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है. दस सो बिकम इन द केस ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. किसी भी सिस्टम के लिए जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं तो एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है. और ऐसा ही एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यानी कि सॉलिड्स की बात की जा रही है. सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय. क्रिस्टलाइन, एनामॉर्फस. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके लिए बेसिकली कहा जा सकता है कि अगर टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो एंट्रोपी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी. स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए क्यों है ये बात, क्योंकि अभी लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है इस तरह की. ठीक है, अब इनके एंट्रोपी का क्या मतलब है, इनमें तो कोई रैंडमनेस नहीं है जैसे कि गैस में होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स में होती है. बताइए एंट्रोपी गैस की ज़्यादा होगी लिक्विड की ज़्यादा होगी? गैस की. एंट्रोपी लिक्विड की ज़्यादा होगी सॉलिड की होगी? सॉलिड. सॉलिड.
कंफ्यूजन है कोई? लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड की मैम। लिक्विड की। अब सॉलिड की कोई एंट्रोपी होगी कि नहीं होगी? थोड़ी बहुत होगी। थोड़ी बहुत होने का कोई कारण है? इसमें पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं ना थोड़े बहुत। क्या मतलब ये बहुत सारे ट्रांसलेशन? सॉलिड होते हैं जैसे स्पंज वगैरह होती है ना। हम तो NaCl की बात कर रहे हैं, लेट्स से। मे बी 0। ये मैम इनमें वो त्रुटियां पाई जाती है ना, उसके कारण हो सकती है। कौन सी त्रुटियाँ? जैसे फ्रेंकल त्रुटि वगैरह। ये कौन सी त्रुटि है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है क्या? यस मैम। ये किस तरह की है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम जैसे NaCl नहीं का मैम, पार्टिकल होता है ना, एक्सप्लेन नहीं कर। ठीक तो है। मैं कहूँ क्रिस्टल, Na मैं ये कहूँ Na सॉलिड्स जैसे की बाहर निकलते हैं। एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती है, मैं अगर ये कहूँ कि सॉलिड्स की एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती है, तो आप कारण बता सकते हैं कि एंट्रोपी ज़ीरो क्यों नहीं होती होगी? सॉलिड्स में रैंडमनेस की बात हो रही है, ये रैंडमनेस मैम मैं वाइब्रेट तो कर। यस, वो वाइब्रेट तो करते ही हैं, दैट्स राइट आंसर। सॉलिड्स में लेटिस वाइब्रेशन होते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एंट्रोपी नहीं है ना? ये राइट आंसर था। सॉलिड्स में लेटिस वाइब्रेशन होते हैं और लेटिस वाइब्रेशन के कारण इनकी कुछ एंट्रोपी होती है। तो जैसे जैसे हम ज़ीरो टेम्परेचर को अचीव करते हैं, तो ये वाइब्रेशन को क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन के लिए एक सर्टन एनर्जी की ज़रूरत है। आपने देखा वाइब्रेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए सॉलिड को? कल ही हम बात कर रहे थे, कितनी एनर्जी चाहिए? 3 kT। सो अगर टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करेगा तो ये एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। जब टेम्परेचर ही ज़ीरो है तो ये एनर्जी नहीं होगी वाइब्रेशन के लिए। तो जब ये एनर्जी नहीं होगी वाइब्रेशन के लिए, तो मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो एंट्रोपी है सॉलिड्स की कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर बिकॉज ऑफ दिस लेटिस वाइब्रेशन। जैसे जैसे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाइब्रेशन भी नहीं होने चाहिए और एंट्रोपी भी ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। स्पेसिफिकली फॉर द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। लिक्विड के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो लिक्विड के लिए जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं कहा जाता। लेट्स सी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन सुपर कूल्ड लिक्विड्स एंड अमॉर्फस सब्सटेंस इज नॉट जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये जो टेम्परेचर ज़ीरो पर एंट्रोपी की बात हो रही है, ज़ीरो हो जाने की या कांस्टेंट होने की, वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही बात हो रही है। So for solids, for crystalline substance we say that absolute zero temperature पर entropy constant होगी और उस constant को भी zero मान लिया जाए। अब ये सारे स्टेटमेंट हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक कॉमन स्टेटमेंट हम देते हैं। क्या है स्टेटमेंट? द इक्विलिब्रियम एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स, द इक्विलिब्रियम एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम्स एंड the entropy changes in all reversible isothermal process tend to zero as temperature approaches absolute zero। अभी अंग्रेजी मीडियम वाले मुझे बताएंगे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझते हैं वो। इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा एक बार, क्योंकि स्टेटमेंट अपने आप में समझ में भी आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। लेट मी लो यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है, इससे आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हैं। जरा कौन कौन है इंग्लिश मीडियम से बताइएगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम, चैट बॉक्स में यस लिखिए जरा।
ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको बुक पढ़ने में भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है, जहाँ पर बुक में तो कुछ लिखा हुआ है बट आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। इंग्लिश में जो स्कूल पे कर रहा हूँ ना, मैं स्कूल पे कर रहा हूँ तो वो मिल ही नहीं रहा मेरे को। यस, कोई स्टेटमेंट पढ़ सकता है, इस स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। इस स्टेटमेंट को रीड आउट करना है कोई एक, प्लीज रीड इट। The equilibrium entropies of all system and the entropy changes. स्टॉप है। द इक्विलिब्रियम एंट्रोपीज ऑफ ऑल सिस्टम, यानी कि सभी सिस्टम्स की बात कर रही है, की जा रही है। इक्विलिब्रियम एंट्रोपीज यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। द फर्स्ट थिंग इज सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब किसी भी तरह की कोई प्रोसेस, किसी भी चेंज इन वेरिएबल्स नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम और उस स्टेट में जो भी उसकी एंट्रोपी है उसके बारे में बात हो रही है। एंड कंटिन्यू। And the entropy changes is all reversible isothermal process tend to zero as temperature approaches absolute zero. तो दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हुई, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है सिस्टम, और दूसरा अगर उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर सिस्टम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर है और उसमें कोई भी प्रोसेस की जा रही है, स्पेशली आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, अगर उसमें इस तरह की कोई प्रोसेस हो रही है या फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। दो चीज़ें हैं, सिस्टम या तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है या सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रही है। दोनों ही कंडीशन में एंट्रोपी ज़ीरो है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करते हैं तो सिस्टम की इक्विलिब्रियम एंट्रोपी, यानी कि सिस्टम में अगर कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है तो भी एंट्रोपी ज़ीरो को हो जाती है। अगर उस ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी प्रोसेस भी की जाती है तो उस प्रोसेस में भी चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगा। सो देयर आर टू थिंग्स। जैसे हम टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करते हैं, T टेंड्स टू ज़ीरो, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम टेंड्स टू ज़ीरो। सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो को अप्रोच करती है। अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस की जाए व्हेन टेम्परेचर रीचिंग टू ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और तब भी अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस की जाए, जब भी सिस्टम में प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, तो इस पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं हीट का एडिशन करूँ तो एंट्रोपी में चेंज होना चाहिए। इस पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम देख रहे हैं, टी यहाँ कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कांस्टेंट। अगर टी को कांस्टेंट रखते हुए आप हीट देंगे सिस्टम को तो सिस्टम की एंट्रोपी में एडिशन होना चाहिए, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होनी चाहिए। बट अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर यही प्रोसेस हो रही है, व्हेन टी अप्रोचेस टू जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ीरो रखते हुए अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस की जाए तो भी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगा, तब भी सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा एस टेंड टू बी ज़ीरो। इज दिस क्लियर? ये दोनों बातें क्लियरली समझ में आना ज़रूरी है कि जैसे ही हम अप्रोच टू जीरो करते हैं, सिस्टम की खुद की एंट्रोपी तो ज़ीरो है ही, बट अगर सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रोसेस की जाए तो वो उसमें भी चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगा। सो बोथ कंबाइनली दिस एंड दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनी क्वेश्चन जो आपके माइंड में डाउट में आता है किसी भी तरह का? क्लियर? अब इसी के साथ एक और स्टेटमेंट है, जरा देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेंड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये अपनी तरफ का अलग ही स्टेटमेंट, वो क्या कह रहा है, हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की तो बात कर रहे हैं, ऊपर से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी डिफाइन कर दिया, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज
It is impossible to attain the absolute zero temperature by a finite number of operation. Finite number of operation का क्या मीनिंग है? आपने रीजनरेटिव कूलिंग देखी होगी किसी ना किसी वीडियो में. रीजनरेटिव कूलिंग में हमने क्या किया था? लेट्स से हमने एक बार कोई प्रोसेस चलाई, लेट्स से हम सबसे लो टेम्परेचर किससे प्रोड्यूस किया जा सकता है? सबसे लो टेम्परेचर प्रोडक्शन का मेथड क्या है? हमने लो टेम्परेचर प्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, उसमें से सबसे लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने का मेथड क्या है? एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन वाला. डीमैग्नेटाइजेशन वाला, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन. सो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में यस, सो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में लेट्स से कि 0.1 केल्विन पर इनिशियल टेम्परेचर था, 0.1 केल्विन. और आप जानते हैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में जो टेम्परेचर अचीव होता है 10⁻⁻³ के ऑर्डर का होता है. -3 केल्विन यानी कि कितना हो गया? 0.001 केल्विन. 0.001 केल्विन. और रीजनरेटिव कूलिंग आपने पढ़ी होगी, बेसिकली वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में थी. नो, रीजनरेटिव कूलिंग का क्या मतलब हुआ? मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये था, अभी वापस से मैं इनिशियल टेम्परेचर ये कर दूं. नाउ दिस इज इनिशियल टेम्परेचर. कैन यू गेस मी फाइनल टेम्परेचर क्या होएगा? आप देख रहे हैं कि जब इनिशियल टेम्परेचर ये था तो फाइनल टेम्परेचर ये हो गया. अब अगर इनिशियल टेम्परेचर यही हो गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶ एंड सो ऑन. ठीक है ना? अगर मेरे पास एक साइकिल चलाई, फिर दोबारा चलाई, फिर दोबारा चलाई, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. डू यू थिंक कि 0 केल्विन अचीव हो जाएगा? हम इसी को करते रहेंगे. 10⁻⁻12 आ जाएगा, -18 आ जाएगा, राइट? पहले -6 आएगा, -12 आएगा, एंड सो ऑन. एम आई राइट? ऐसा ही कुछ होना चाहिए. Yes, ma'am. हाँ, but the thing is, it is impossible to attain the absolute zero temperature by a finite number of operation. इसे हम कहें हम दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है? फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन. हमें 0 केल्विन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन को मूव करना पड़ेगा. आपने 2 बार चलाया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, दीज आर फाइनाइट नंबर्स. और एब्सोल्यूट जीरो अचीव करने के लिए हमें एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इसको और अभी हम डिटेल में जानेंगे क्यों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते हैं. थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर. ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हमने देखा कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी को डिफाइन करता है. ये अलग बात है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये एंट्रोपी को उस पर डिफाइन करता है. क्या है? एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो. सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो जाती है टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करते हुए. सिस्टम में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई प्रोसेस हो रही है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी. ओके. नाउ इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं. एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिलता है. सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो है स्पेसिफिक हीट के बारे में डिटेल. सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो सॉलिड्स की जो इंटरनल एनर्जी है, कल हमने देखा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सॉलिड्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो है 3 kT. कल हमने देखा था ना 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो इंटरनल एनर्जी है वो है 3 kT. दिस इज यू इंटरनल एनर्जी. और इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है? Cp इज इक्वल टू du/dt. सो Cp या Cv कह सकते हैं. Cp इज इक्वल टू du/dt. स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई? 3 K.
अगर मैं डी यू की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो जाएगी 3K। 3K क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ये वैल्यू CP स्पेसिफिक हीट, या फिर कांस्टेंट है? Yes. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी CP की वैल्यू? CP की वैल्यू 3K जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? ये तो क्लियरली नजर आ रहा है ना कि CP स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। K इज कांस्टेंट, 3 इज ए मल्टीप्लायर, सो CP शुड बी कांस्टेंट। इस ग्राफ को नहीं देखना है अभी हम जो जानते हैं इंफॉर्मेशन रखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें कल की क्लास से पता चला था कि सॉलिड्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो है 3kT, और 3kT को यूज में लेकर हमने देखा है कि स्पेसिफिक हीट क्या है 3K विच इज़ ए कांस्टेंट। सो अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक हीट का प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए था? ऐसा 3K, राइट? यह बात आपको समझ में आई? ये जो ग्राफ है वो इस तरह से कांस्टेंट आ जाना चाहिए था, 3K आना चाहिए था ना? ये dt किधर गया? dt की तरह गया ये रहा ना, u इज इक्वल टू 3kT। अब u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T तो 3K नहीं आएगा क्या? इज दिस ओके? Yes, ma'am. और 3K क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है तो इसको क्या होना चाहिए? विद कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस CP का प्लॉट करूँ तो दिस मस्ट बी कांस्टेंट, बट आप देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है। सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं होती है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, मैंने नहीं बताया है अपनी तरफ से थ्योरेटिकल प्लॉट। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी है वो कम होती जाती है और फाइनली ये ज़ीरो को अचीव कर लेती है। सो 0 केल्विन पर जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़ीरो हो जाती है। सो जो हमारा जो प्रेडिक्शन था क्लासिकल रिजल्ट जो है 3K वो मैच नहीं कर रहा है विद द एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन। एक्सपेरिमेंटल क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंटल कह रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो को अचीव होगा तो स्पेसिफिक हीट भी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ क्लासिकल रिजल्ट वैलिड है फॉर द टेम्परेचर अबाउ 3 केल्विन। 3 केल्विन के अबाउ ये जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, बट जैसे ही टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है वैसे ये ज़ीरो हो जाता है। अभी ज़ीरो क्यों हो जाता है इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कैसे? चेंज इन एंट्रोपी को आप जानते हैं डेल्टा एस, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा क्यू को आप लिख सकते हैं CV अपॉन CV डेल्टा T। डेल्टा क्यू अगर चेंज इन वर्क जीरो हो रहा है, डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर आप लिखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा T। पर सॉलिड्स के लिए किसी भी प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है, सो सॉलिड्स के लिए यूजुअली डेल्टा W क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? DU। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DU। और थोड़ा सा और मैथमेटिकली मॉडिफिकेशन करें तो हमें मिल जाएगा CV डेल्टा T अपॉन T। अब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस इक्वेशन पे अप्लाई करूँ तो जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो होगा तो ये जो लेफ्ट हैंड टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। दिस मस्ट बी ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ज़ीरो। बट क्या राइट हैंड साइड ज़ीरो होगी?
मैथमेटिकली जरा देखिएगा, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगी और यहाँ पर 0 होगा। जरा इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को आता है, सीवी में कहूँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताइए। एक सर्टेन टेम्परेचर टी है और टी इसकी जो ऊपर वाली लिमिट है वो 0 है। क्या ये इंटीग्रेशन वैल्यू कुछ वैल्यू देता है आपको मैथमेटिकली? आपके मैथमेटिक्स यस मैम इसे सॉल्व करके लॉग 0 आएगा तो वो सॉल्व ही नहीं होगा फिर आगे। हाँ, तो लॉग 0 तो अनडिफाइंड हो गया, यस मैम। तो सॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कह रहे हैं कि 0 है, जबकि राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड की अनडिफाइंड। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है? इसको डिफाइन करने के लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि दिस कांस्टेंट CV मस्ट बी 0। इसको 0 होना ही होगा जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए एज पर द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड को भी 0 होना है। अब राइट हैंड साइड में तो एक टर्म ये है जिसकी वजह से ये अनडिटरमाइंड हो गया है, सो इसको डिटरमाइंड होने के लिए CV मस्ट बी 0। इज दिस ओके? दैट्स व्हाई वी इस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्यों 0 हो जाती है एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज दिस ओके? आपको बात समझ में आ गई? सो स्पेसिफिक हीट 0 को अप्रोच करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर 0 को अप्रोच करेगा। यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बात कह सकते हैं। ओके एवरीवन? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल आप लोगों का? अच्छा, इसके बाद की चीज़ें मैंने नहीं बताई है। ओके, मैं क्विकली और थोड़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूछेंगे नहीं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेझिझक पूछ लीजिएगा, कहीं पर भी कोई इशू होता है। यहाँ पर ये प्लॉट आपको CP का नज़र आ रहा है। CP और CV में एक रिलेशन होता है। CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CV प्लस RT। तो जो CP की वैल्यू वो हमेशा ही CV से ज़्यादा होती है। तो CV की जो वैल्यू है, CV का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। तो दिस इज CV एंड दिस इज CP बिकॉज CP इज इक्वल टू CV प्लस RT। कुछ एडिशन है इसमें। CP और CV के लिए कहा जाता है दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं एक जगह पर मिल जाते हैं। CP के लिए भी कह सकते हैं कि CP भी 10 to 0 होता है और CV भी 10 to 0 होता है। तो जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच करते हैं वैसे के वैसे ये CP और CV एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। जिस तरह से दो नदी मिलती है उस तरह से CP और CV की वैल्यू भी 0 को अप्रोच करते करते यहाँ पर एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाती हैं। इसे हम कन्फ्यूज़न कहते हैं। दो नदियों का जिस तरह से मिलना होता है ठीक उसी तरह से ये CP और CV की वैल्यूज़ भी आपस में मिल जाती हैं यहाँ पर। सो दिस इज आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, इसे कन्फ्यूजन कहते हैं, दोनों का आपस में मिलना। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शैल आई कंटिन्यू? आप लोगों की जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई और टीचर है आप लोगों के लिए? जो लोग कॉलेज में हैं क्या वो बता सकते हैं? कोई और टीचर है जो उनकी क्लास लेने वाले हैं या किसकी क्लास लेने? नो मैम। ठीक है, तो आई थिंक इट विल टेक 10 मिनट्स टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो कि शायद उस वीडियो में भी नहीं है, तो वहाँ से समझिएगा प्लीज़। कार्नोट हीट इंजन के बारे में हमने पढ़ा और कार्नोट हीट इंजन के लिए हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे, मैंने टेम्परेचर इधर किया है और प्रेशर ये किया है। एक कार्नोट हीट इंजन की बात हो रही है। कार्नोट इंजन में हम टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं, राइट? अगर मैं यही ग्राफ आपको एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर के बनाने के लिए कहूँ, अगर यही ग्राफ आपको एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में बनाना है तो कैसा बनेगा? ये तो इधर तो हुआ टेम्परेचर हमारा
और इधर हुआ प्रेशर, सॉरी इधर हुआ वॉल्यूम, सॉरी दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर. सो ये जो ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम आप जानते हैं कार्नोट साइकिल के लिए. ना अगर यही ग्राफ अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के बीच में प्लॉट करने के लिए कहा जाए, जिसमें एंट्रोपी हम ले एक्स एक्सिस पे हम एंट्रोपी ले लें और वाई एक्सिस पे हम ले लें टेम्परेचर. डू थिंक अबाउट, जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, इस ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे. आपको पता है ये वाली जो प्रोसेस थी वो क्या थी, ये वाली प्रोसेस क्या थी, दिस प्रोसेस Isothermal expansion. आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो टेम्परेचर का ग्राफ होगा आइसोथर्मल है. तो आइसोथर्मल होने का मतलब हुआ यस कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसके लिए, ये क्या थी, ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपांशन. सो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, चेंज इन हीट जीरो होता है, हीट एडिशन नहीं होता, ना ही हीट निकल सकती है और ना ही हीट जा सकती है. सो डेल्टा क्यू जीरो है. तो डेल्टा क्यू जीरो होने से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह देता है, एंट्रोपी इज कांस्टेंट. डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गया, चेंज इन एंट्रोपी जीरो मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट. तो बी से सी तक जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एंट्रोपी पर कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दिस इज आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक कांस्टेंट एंट्रोपी. सिमिलरली नीचे हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और वंस अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट. सो दिस इज द डिफरेंस. जब हम एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर में कार्नोट साइकिल को दिखाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर ग्राफ जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, एंट्रोपी S1, एंट्रोपी S2. इज दिस क्लियर? ओके. ये एक कार्नोट साइकिल है जो एक सर्टेन टेम्परेचर T1 और T2 पर काम कर रहा है. अगर मैं कहूँ एक मेरे पास हीट इंजन है जो कि 0 केल्विन पर काम कर रहा है, जिसका जो सिंक है, सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन है, हो नहीं सकता, बट लेट्स से कि हाँ हमारे पास ऐसा कोई कार्नोट साइकिल है जो कि 0 केल्विन पर काम कर रहा है. यानी कि अब जो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट होएगा वो कुछ इस तरह से होगा. हमारे पास एक हीट इंजन जो कि 0 केल्विन पर काम कर रहा है, उसके लिए टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट बताइएगा क्या मैं सही हूँ क्या. मैंने उस प्लॉट को ऐसा प्लॉट कर दिया है. एम आई राइट? एक कार्नोट साइकिल जो कि 0 टेम्परेचर के बीच में और सर्टेन टेम्परेचर T पर काम कर रहा है, उसका प्लॉट क्या मैंने सही किया है? इज दिस राइट? ये कार्नोट साइकिल जो एक सर्टेन टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है, और ये कार्नोट साइकिल जो कि 0 केल्विन. इज दिस ओके? कोई तो बोलिए ओके. यस मैम. यस. सो हमारे पास अब हमने क्या Yes, किया, ma'am. एक कार्नोट साइकिल है जो कि 0 केल्विन और टेम्परेचर T के बीच में काम कर रहा है. अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी 0 होना चाहिए एज पर साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होना चाहिए, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है. तो लेट्स सी कि ये चेंज इन एंट्रोपी 0 है या नहीं है. क्या आप इस प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जान सकते हैं, बता सकते हैं क्या होगा? चलिए निकालते हैं साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी. आप यहाँ पर प्लीज मार्क कर लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. आप A B C D भी नाम दे सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 दे दिया है. ठीक है. सो हम पहली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, डेल्टा S12.
हम पहली प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, डेल्टा S12। डेल्टा S12 इसकी कुछ वैल्यू होगी, आई डोंट नो क्या वैल्यू होगी, लेट्स से इसको कुछ भी ए नाम दे देते हैं हम लोग। दूसरी प्रोसेस है डेल्टा S23 और तीसरी प्रोसेस है डेल्टा S34 एंड फोर्थ प्रोसेस डेल्टा S41। ये सारी एंट्रोपीज है। अब जरा देखिए एंट्रोपी में क्या क्या हो रहा है। डेल्टा S की हम बात कर रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी 1-2। डेल्टा S23 ये एंट्रोपी चेंज जो है ये इस एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा, डेल्टा S41 के बराबर, 4 से 1 के बराबर, और वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा S41। एम आई राइट? जो भी चेंज इन एंट्रोपी है वो उसके बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, एंड हियर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट। सो दिस इज आल्सो डेल्टा S2 के बराबर हो जाएगा ये माइनस डेल्टा S12 और डेल्टा S41 ऑब्वियसली बराबर है इसके। सो अगर मैं निकालूँ चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी को अगर निकाला जाएगा तो क्या कहता है, इन सब का एडिशन, इन सबको ऐड कर देंगे चेंज इन टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। अब अगर मैं डेल्टा S12 की जगह पर ये रख दूंगी और डेल्टा S34 की जगह पर ये रख दूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। सो एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाना चाहिए, 0 एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा S इन ए साइक्लिक प्रोसेस के हमें लगा देते हैं गोला। इस गोले का मतलब होता है कि प्रोसेस क्या है, साइक्लिक। डेल्टा S इज इक्वल टू 0 एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देख लिया, जो कि ट्रू भी है। बट यहीं पर ही हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह देता है, जरा देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यहाँ पर जो है ये प्रोसेस क्या है, 0 टेम्परेचर पर हो रही है। सो अगर ये प्रोसेस 0 टेम्परेचर पर हो रही है तो ये 3, 2, 4 ये चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाना चाहिए, 0। पहले तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के हमने कहा टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या आया, 0। अब वापस से इनको एडिशन कीजिए और एडिशन करके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा S12 कुछ वैल्यू है इसकी, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, लेट्स से A। डेल्टा S23 ये जो डेल्टा S23 है ये इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा S41 के। ये दोनों आपस में फिर से बराबर है और बराबर, इक्वल एंड अपोजिट। बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा S34 यानी कि 3-4, यानी कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस है, देखिए ये इस प्रोसेस की बात हो रही थी। इस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होना चाहिए, 0 यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अभी ये नहीं है, अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। नाउ कैन यू टेल मी, अब हमें चेंज इन एंट्रोपी कितना मिला है साइक्लिक प्रोसेस में, इस साइक्लिक प्रोसेस में यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन एंट्रोपी कितना मिला, डेल्टा S12 यस ए। सो इसे फाइनाइट वैल्यू, दो अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, दो अलग अलग रिजल्ट आए, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अगर मैं इसको सही मानती हूँ तो ये गलत हो जाता है, इसको सही मानती हूँ तो ये गलत हो जाता है। सही बात है ना, सही बात, मैंने सही कहा कि अगर मैं किसी एक को सही मानती हूँ तो दूसरा गलत हो जाता है और दूसरे को सही मानती हूँ तो पहला गलत हो जाता है ना। ये दोनों एक दूसरे पर गलत ना हो, दोनों ही लॉस वैलिड रहें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये माने दैट वी कैन नॉट अचीव 0 केल्विन टेम्परेचर। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमने कार्नोट साइकिल को माना जो कि 0 केल्विन से लेकर एक सर्टेन टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा था। अगर हम ये कहें कि 0 केल्विन अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है तो ये इस तरह का जो हमारे बीच में
डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, डिस्ट्रप्शन आ गया है, उस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ गया है हमारे बीच में, वो इस तरह का अराइज ही नहीं होगा अगर ये कहा जाए 0 केल्विन अचीव करना पॉसिबल नहीं है. एंड इट इज़ आल्सो लाइक दिस, वी कैन नॉट अचीव 0 केल्विन, क्योंकि अगर 0 केल्विन अचीव किया तो ये जो सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ है आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, विरोधाभासी हो जाएंगे, और विरोधाभासी हो जाने के कारण हम ये मानते हैं कि ये जो 0 केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता है. सो it is not possible to attain absolute zero temperature after certain finite number of cycle. So this is the verification ki why we cannot achieve the zero temperature, because if we design a Carnot cycle like this, then the second law and third law of thermodynamics conflict to each other, and that's why we can say that we cannot achieve the absolute zero temperature. किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आप लोगों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हमने देखा कार्नोट साइकिल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कांस्टेंट एंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच में. एनी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ लेट मी नो. मैम यस मैम अगर हम